वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शांत बैठ जाओ। ओके शुरू करें। अच्छा कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं, हाथ खड़े करना, पहली क्लास है। क्वालिटी में वो भी बीच में आ रहे हो हैं, थोड़ा धैर्य रखना। उम्मीद करते हैं समझा पाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, बीच में आने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। शुरुआत करते हैं। कल हमने क्या करा था, लेजिस्लेटिव बोले तो विधायिका शुरू करी थी, और केंद्र के स्तर पर विधायिका कौन होती है, संसद होती है, इसकी चर्चा हमने करी थी। राज्यों के स्तर पर उसको हम विधानमंडल बोल देते हैं। कई जगह क्या है, कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है, अदरवाइज क्या है, एक सदनीय। वहां पे क्या है, आपकी विधानसभा है, लेकिन फिर भी उसको विधानमंडल ही बोला जाता है। उस प्रदेश का वो एक सदनीय विधानमंडल है, उसको विधानसभा भी बोलेंगे। उस तरीके से हमारी चर्चा होगी। कुल मिला के बात करें, राज्यों में जो विधायिका है वो क्या है, विधानमंडल, और केंद्र स्तर पर क्या है, संसद। इतनी चर्चा करी थी। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो केंद्र स्तर की विधायिका है, चलो आपको रिकैप करा देते हैं, उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है। तो हमने संघीय स्तर की बात करी थी, संसद है, और इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये सब आते हैं। विधानमंडल में बात करेंगे तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आते हैं, जिनमें 2 सदन वाले हैं, उनमें विधान परिषद भी आती है। इतनी हमने चर्चा करी थी। फिर हमने एक बात कही थी, आर्टिकल 79 कहता है राष्ट्रपति क्या है, संसद का अभिन्न हिस्सा है। संसद किन किन से मिलकर बनती है सर, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि जब दोनों सदन से कोई बिल, कोई विधेयक पारित होता है, तब जा करके अधिनियम बनता है, यानी एक्ट बनता है ना। तो इसका मतलब क्या है, संसद में कौन शामिल है, राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है। जब तक उसके साइन नहीं होते तब तक कोई भी विधेयक, अधिनियम नहीं बनता, तब तक कोई बिल, एक्ट नहीं बनता। विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल, अधिनियम को कहते हैं एक्ट, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई थी, ये सारी हमने बात करी थी। प्रतिनिधियों की बात करें तो लोकसभा प्रतिनिधित्व करती है पूरे देश का, इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कहां पे, केंद्र के स्तर पर, जिसको संसद कहा जाता है। उनमें से जो निचला सदन है वो प्रतिनिधित्व करता है पूरे देश का, इसलिए उसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। अब बात करेंगे राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो वो प्रतिनिधित्व करती है, जैसा नाम है वैसे ही, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए आगे हम चर्चा करी थी, हमने बहुत सारी चीजें ये जानी थी। ये क्या हमारी लोकसभा, इसका जो आपका थीम है क्या है, लोटस वाली है, सारी चर्चा हो गई थी। आर्टिकल 80 था, निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, कैसे होता है, सारी चर्चा हो गई है। कल की क्लास में ज्यादा रिपीटेशन हो जाएगा। पदाधिकारियों में सभापति होता है, कहने का मतलब उपराष्ट्रपति इसका क्या होता है, पदेन सभापति होता है। बहुत सारी चीजें कम करी थी। हमने बोला था कि धन विधेयक पर आपका कौन है, राज्यसभा को बहुत ही कम या सीमित शक्तियां प्राप्त है, 14 दिन के अंदर उसको अपनी सहमति देनी होती है। सारी चीजें बात करी थी। कुछ उसको विशेष अधिकार है, ये हमने चर्चा कर ली थी। बाकी अपन बातें करेंगे आगे चल के। लोकसभा के बारे में बात करा था, आर्टिकल 81 है, इसके सदस्य अधिकतम कितने क्या हो सकते हैं, पुरानी क्लासेस में सब कुछ हो चुका है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे, एक जने की शिकायत थी, सर इसको करा दो। मैंने कहा हालांकि आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, पर मैं करा दूंगा, ठीक है, करा दूंगा, अभी करा दूंगा, आगे वाले में कर दूंगा, ठीक है। शिकायतें बाहर दर्ज कराते हो, क्लास में नहीं बोलते। जब मैं पूछता हूँ कि कोई दिक्कत, कोई शिकायत, चलेगा। तो ये सारा तरीका है, लोकसभा से रिलेटेड हमने बात करी थी, यहाँ पे क्लास हमने एंड करी थी। अब चलते हैं आगे। बाकी आप कवर कर सकते हो पुराना जो हुआ है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, यहां से शुरू करते हैं आपकी कहानी। ये तो थी कहानी अब तक, अब आगे। लोकसभा बोले तो आपका लोअर हाउस, संसद का निचला सदन, उसके कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, कम से कम एक साल में 2, ज्यादा ज्यादा तो काफी हो सकते हैं, 4 बुला लो, 5 बुला लो, 6 बुला लो, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। लेकिन कम से कम 2 तो होने चाहिए, नहीं तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। इसका मतलब लोगों की आवाज कहां पे है, आपकी सदन में ही तो दिखती है। उनके जो नुमाइंदे, उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो ही तो प्रश्न पूछेंगे सरकार वालों से। तो कम से कम कितने सत्र रहेंगे, कम से कम 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। क्यों, एक रीजन है सर, हर 6 महीने में कम से कम 1 सत्र बुलाया जाना जरूरी है, और साल में 6 महीने के कितने जोड़े, 2। इसका मतलब इससे सिद्ध होता है कि कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, 2, ठीक है। अब एक और चीज है, आपका 17वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। ये वही समय है जब आपका पंचायती राज, 17वें की बाद में कौन आएगा, 73, 74 भी 1992 में आए थे। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, पंचायत से। अच्छा, 74 वाले का नगर पालिका, इंग्लिश में म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं। हाँ, इसमें बोला गया था 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या भाग लेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विधानसभाएं हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाएं भाग लेती हैं कि नहीं। सब फिर से मैं बात करूंगा, क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की हमने चर्चा पहले करी थी। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तो भाग लेती है, साथ में विधानसभा भी लेती है, लेकिन ध्यान रखना कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। संसद को उठा लो, लोकसभा राज्यसभा दोनों, उनमें भी हमने सीधा बोल दिया भाग लेगी, लेकिन निर्वाचित वाले। विधानसभा में भाग लेगी कैसे, निर्वाचित वाले। हालांकि अब तो कोई उनमें मनोनीत है ही नहीं है, एंग्लो इंडियन था वो खत्म हो गया। कहने का मतलब क्या है, विधानसभा में अब तो क्या है, कोई मनोनीत है नहीं है,
104वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या हुआ, एंग्लो इंडियन वाला वो खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में 1990 70वां संविधान संशोधन अधिनियम से ये शामिल हुए राष्ट्रपति के चुनाव में। कौन? दिल्ली और पुदुचेरी। कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें आपकी क्या है, विधानसभा है, वहां पे सीएम होता है? बताओ कितने हो गए? कितने हैं? 3 है। सबसे लास्ट में बात करें तो पुदुचेरी और दिल्ली पे आ जाओ, उसके बाद में जम्मू कश्मीर। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे सीएम बनता है ना, लेकिन वो राज्य नहीं है, फिर भी सीएम होता है। इनमें राज्यपाल नहीं होगा। कौन होगा? एलजी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। कहने का मतलब उपराज्यपाल होता है। यहाँ पे राज्यपाल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। राज्यपाल होता है राज्य में, और ये राज्य ही नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश में एलजी है? नहीं, ज्यादा में। कितने? 5 में है। ठीक है, वो बाद में चर्चा करेंगे जब पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट क्या सर? दिल्ली में इतने, तो दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70 है। किसकी है? विधानसभा की है। एमएलए होते हैं ये, 70 एमएलए होते हैं दिल्ली के में। सर पुदुचेरी की में कितने? 30। अच्छा, वो राज्य बताओ जिसमें सबसे कम एमएलए है, तो वो है सर आपका सिक्किम, 32। वो केंद्र शासित प्रदेश बताओ जिसमें सबसे कम है? एमएलए की बात कर रहे हैं, बाकी में तो है ही नहीं है। बाकी तो एमएलए है ही नहीं है ना, जिनमें है उनकी बात कर रहे हैं। दोनों बातें समझ में आ गई। तो सिक्किम में ऐसा राज्य है जिसमें सबसे क्या है, राज्यों में सबसे कम आपकी सीट है, तो 32 है सर। यहाँ दोनों पॉइंट में समझा पाया, तो ये फैक्ट वो वाला भी हो गया। ये तो कोई आए। अच्छा, सबसे ज्यादा एमएलए वाला राज्य बताओ? यूपी है, 403। समझ में आई बात? यूपी में कितने? सबसे बड़ी विधानसभा है यूपी की। कितने एमएलए हुए? 403 है। सर सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है? सिक्किम की। कितने हैं आपके? अच्छा, यहाँ पे एक बताओ, यहाँ पे मंत्री बनेंगे तो कितने मंत्री होंगे? कम से कम 12। रूल याद है? ठीक है, इनके मजे। 32 एमएलए में से 12 तो बनेंगे। रूल है कौन सा वाला? कौन से उससे आया था? 91st अमेंडमेंट से आया था। कब का है बताओ? हाँ, अच्छा, चलो कोई बात नहीं। सो चलो, तो ये हमारी बात। पुदुचेरी में आपके सबसे कम है। यदि ओवरऑल बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला लिया जाए तो सबसे कम किसमें? पुदुचेरी में। तब आंसर क्या रहेगा? पुदुचेरी। केवल राज्य की बात करें तो सिक्किम रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सर अगले पॉइंट पे। लोकसभा का कोरम क्या होगा? सर ये क्या है? नई नई चीजें। कोरम क्या है? कोरम का मतलब है सर कितने सदस्य होने चाहिए, कितनी उपस्थिति होनी चाहिए, कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए कि सदन चल जाए। मान लीजिए उस दिन प्रेजेंट हो गए 4 लोग, तो क्या सदन चल जाएगा? कार्रवाई हो रही है, हाँ जी, पक्ष में कौन, विपक्ष में कौन? नहीं होगी। उन्होंने बोला कम से कम इतने लोग होने चाहिए तभी सदन चलेगा। उसी को साधारण भाषा में, मतलब टेक्निकल भाषा में कोरम कह देते हैं। हमने बोला आप में से कितने उपस्थित होंगे तो आपकी क्लास चलेगी। मान लीजिए एक ही आया, क्या ही क्लास करेंगे, चलो आज क्लास कैंसिल है। समझ आई? ऐसे इनका क्लास का मतलब क्या है? इनका सदन कब चलेगा, लोकसभा की बैठक कब होगी, राज्यसभा की बैठक कब होगी। तो बोला कोरम कितना सर? कुल सदस्य संख्या का 1/10। अच्छा, कुल सदस्य संख्या राज्यसभा में कितनी है? 250। अरे हाँ है ना। अच्छा, इनमें कितनी है आपकी? लोकसभा में कितनी है? 552 समथिंग। 5 समथिंग नहीं, 552 ही है। अच्छा, 1/10 करें तो वहां कितना निकला? 25। यानी राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए तो आपका उसकी क्या है, बैठक हो भी पाएगी। 25 से कम है तो नहीं चलेगी। कोरम पूरा नहीं है, आपका क्या करेगा? जो पीठासीन अधिकारी है वो मना कर देगा, भाई साहब कोरम पूरा नहीं है, बैठक नहीं हो सकती, सदन की बैठक नहीं हो सकती। अब आ जाओ लोकसभा में। सर लोकसभा में आपने तो बोला 552, कितना हो गया? 55.2 हो गया। तो किसी एक का मुंडी लेके आऊं क्या मैं? तो राउंड फिगर में रखता है तो कितना रहेगा? 55 ही रहेगा। समझ आ गई बात है? तो ये हो गया हमारा। तो कोरम क्या है सर? अलग अलग है सर। 25 है किसका? राज्यसभा का। इसको नहीं याद रखना है। कुल मिला के बोला है क्या? बोला क्या है कि लोकसभा का या राज्यसभा का, दोनों हाथों का कोरम कितना होगा? कुल सदस्य संख्या का 1/10 होगा। और ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है, दोनों हाउस के लिए लिखा हुआ है। पीठासीन अधिकारी ये देखेंगे कि कोरम कितना है। कोरम यदि कम है तो सदन की बैठक नहीं होगी। हाँ, वो उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं, उतनी रहेगी, टेंशन मत लेना। गिन लो 2 बार और गिन लो, शायद बढ़ जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया, तब ठीक है। यहाँ आ जाओ भाई। ऐसा ये तो ना क्वालिटी ऐसा ही नहीं है, इसमें थोड़ा दम चाहिए, है ना। अच्छे लोग कभी ये गिनते हैं, कभी पंखे पंखुड़ी चलते हुए के भी गिन लेते हैं कुछ लोग, तो है ना। वो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आपकी कम बढ़ तो नहीं गई। अरे 3 ही रहेंगी, वो मुरादा नहीं मान गया थोड़ा बहुत तो। आ जाओ इधर आ जाओ। क्या हो गया? कौन दही खा के? तुम पे क्या दिक्कत हो रही है? वो सो रही है जबरदस्ती, वो गिन रही थी, सो नहीं रही थी। अरे इधर देखो, चला आ जाओ इधर। बात समझ में आ गई? मैं सारे पॉइंट क्लियर करवा पाया एक एक लाइन। आ जाओ यहाँ पे। अब संघीय क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, इनको भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है कहां पे? संसद के दोनों सदनों में। राज्य नहीं है तो क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी
इनमें से जब आपके लोकसभा चुनाव होंगे या आपके राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे तो क्या होगा, यहां से कुछ आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके मेंबर जाते हैं कहां पे, लोकसभा राज्यसभा में जाएंगे। क्योंकि हमने क्या बोला था, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, सर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का, वहां से भी एमपी जाएंगे। समझ में आ रही बात है? तो चलिएगा, तो कुछ बात कर ले, एलए वाले कौन से संघ शासित प्रदेश क्षेत्र है, तो आपका जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी है ना। तो ये बताओ, तो सर पहली बात है कि एलए बोले तो विधानसभा, तो 3 है हमारे। अच्छा, तो राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें, 4 हैं, और मैं क्रम से लिखा है 3 किसकी है, दिल्ली की, 1 किसकी है, पुदुचेरी की। सही है, तो यहां तक बात आई। यानी कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, बाकी लोकसभा में, तो लोकसभा में क्या है, सबको 1-1 सीट कम से कम दे रखी है। ठीक है, यहां तक पहले पढ़ा, उड़ा तो नहीं किसी का, अभी तक जिंदा हो। चलो थोड़ी देर में और नशे की गोली देता हूं मैं। ये पता है क्लास कैसी है, ये जो है ना अटैची, इसमें बहुत सारी गोलियां हैं दवाई की, आप तक यहाँ खोली जाती है और यहाँ से धीमे धीमे लोगों को नशा होने लगता है। सर जॉब तभी लगेगी, यहाँ पे नशे में मत बैठो। ठीक है, तो कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा, पहली बात तो दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, आजा चलो, यहाँ तक बातें पढ़ले पड़ी, नहीं पढ़ले पड़ी तो दोबारा अभी रिकैप करूंगा। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कितने तरीकों से, लोकसभा बोले थे निचला सदन, 3 तरीके से उसकी बैठक खत्म की जा सकती है। एक तरीका सर स्थगन से, इसको कहते हैं एडजर्नमेंट, टी साइलेंट रहता है, एडजॉर्नमेंट नहीं होता है, एडजर्नमेंट, कुछ समय के लिए निलंबित हो जाती है बैठक। दूसरा है सर सत्रावसान, प्रोरोगेशन, सत्र का अवसान हो जाना है, 3 सत्र होते हैं नॉर्मली, बजट सत्र खत्म करना है तो प्रोरोग किया जाएगा, उसको सत्र का अवसान होएगा। उसके बाद में विघटन, सदन ही समाप्त हो जाएगा विघटन में, तो इसको कह देते हैं आपका डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्या राज्यसभा कभी डिसॉल्व होती है, नहीं होती, आर्टिकल 83 के अनुसार कभी नहीं होती। अच्छा पुरानी क्लास अब ज्यादा सॉलिड हो रही है ना, वो विघटित नहीं होती। क्या लोकसभा होती है, बिल्कुल होती है। लोकसभा 3 तरीके से की जा सकती है, राज्यसभा केवल 2 तरीके से। कहने का मतलब क्या है, राज्यसभा नहीं, एक्चुअली उसमें स्थगन आ सकता है, सत्रावसान हो सकता है, लेकिन विघटन नहीं होता है। कहा था ना, अब टेक्निकली करेक्ट हो गया अभी आप। इसको कह देते हैं जब सदन समाप्त होता है लास्ट में साइन डाई एडजर्नमेंट कहा जाता है, कि अब तो दोबारा जब नई क्या है आपकी लोकसभा गठित होकर के आएगी तभी सत्र होएगा, तब लास्ट वाले को कहा जाता है साइन डाई एडजर्नमेंट। ये क्या है, अनिश्चित काल के लिए उसका सत्र का अवसान हो जाना, उसको कह देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या हुई सर, पॉइंट बताओ क्या क्या हुआ, हमने बात करी थी। चलो पहले एक बार देख लो, मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, 1 मिनट में। पहले में सत्र कितने हैं, यूटीज भाग, तीसरा कोरम, और चौथा आपका प्रतिनिधित्व, और 5वां आपका बैठक समाप्त। कौन समझ में आए, पहला कौन सा है आपका, पहला कौन सा था, भूल गए, क्या ब्रेन चल रहा है, देखो ना कितना ताकतवर है दिमाग। पहला क्या था, कोरम वाला नहीं, कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, किसके, लोकसभा के, सर 2, ज्यादा है तो वो डिपेंड करता है कितने बुला लो, ज्यादा की टेंशन नहीं है। प्रश्न क्या है, कम से कम है, फिक्स कौन सा है, कम से कम वाला। ज्यादा वाला तो राष्ट्रपति के मूड के ऊपर है, कितने सत्र बुला ले जल्दी जल्दी, लेकिन कम से कम सर लिमिट है, 2 तो बुलाने ही पड़ेंगे, ये सरकार बनाई है 2 आपने, क्योंकि बोला गया है सर 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 2 सत्र हो ही जाएंगे कम से कम। ठीक है, या तो बात क्लियर हुई। अब ये बात होगी, दूसरा पॉइंट क्या था आपका, कोरम का। सर कोरम, सत्र तो बुलाएंगे, लेकिन सर बैठक कब शुरू होगी उसकी, जब कम से कम कितनी उपस्थिति हो, 1/10, राज्यसभा की कितनी है, 25, और लोकसभा की 55। तो रटना पड़ रहा है कि हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा पॉइंट कौन सा था, कहती, अच्छा, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। ये 70वें संविधान संशोधन से किया गया था, 1992 में इनकी व्यवस्था की गई थी। अभी जम्मू कश्मीर अभी शामिल नहीं हुआ था द्रौपदी मुर्मू मैडम के उसमें, अब देखा जाएगा जब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तब वो व्यवस्था करेंगे, अभी व्यवस्था नहीं है, अभी जम्मू कश्मीर भाग नहीं लेता है। क्या मैं क्लियर कर पाया, कोई अड़चन है, वो संशोधन कर दिया जाएगा, अभी नहीं है भाई। इस बार जब मैडम का हुआ था ना चुनाव, तब जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, खत्म कहानी, सिंपल सी बात है। ओके, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट कौन सा है, नहीं वो वाला नहीं, उससे पहले वाला है, सीधे बैठ जाओ पहले, साउंड नहीं है ये, सत्र का अवसान, मतलब वो तो 5वां वाला है, कौन भाग लेंगे हाँ भाग नहीं है, प्रतिनिधित्व का है। ठीक है, कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको दोनों सदनों में क्या है, प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और स्पेशली राज्यसभा में किसको प्राप्त होगा, जिनके पास में एलए है। बिना एलए, सुनो क्यों, लोकसभा में चुनाव के लिए कहां से जाएंगे, मान लीजिए कोई केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है
तुमने कहा कि यहाँ से राज्यसभा के लिए सीट चाहिए, वो कहेगा सीट तो तब रहेगी जब उसको चुनेंगे कौन, विधायक चुनेंगे, और विधायक विधायक कब होंगे जब विधानसभा होगी। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश से ही जा सकते हैं आपके, जिनमें आपकी क्या है विधानसभा। कहने का मतलब बच्चे कौन से, 3 ही है, तो कौन सा है सबके ऊपर से उठा, जम्मू कश्मीर सर क्रम में भी है, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे पे पुदुचेरी सर, 4 3 और 1 4 आपके एमपी जाते हैं कहां से, जम्मू कश्मीर से, 4 सीट है राज्यसभा में। ओके 3 कहां से, दिल्ली से, और 1 कहां से। तो सर ये 3 ऐसे आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको दोनों हाउस में क्या है रिप्रेजेंटेशन है। दिल्ली से कितनी सीटें हैं आपकी लोकसभा के लिए, तो 7 सीटें, ठीक है। ओके ये हमारी बात है। बात समझ में आ गई, नहीं आई, पॉइंट समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बताओ। 3 राज्यसभा के लिए और 7 है लोकसभा के लिए। अभी हमने बात ही नहीं करी, जम्मू कश्मीर की ज्यादा है लोकसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए 4 है वहां से। समझ में आ रही नहीं आ रही, पॉइंट पहले पढ़ा। अच्छा बाकी केंद्र शासित प्रदेश है वहां राज्यसभा में तो नहीं, लेकिन लोकसभा में सबको कम से कम 1 तो सीट दी गई है, एटलीस्ट 1 सीट तो है ही है। समझ में आ गई। अच्छा कम से कम 1 है, किसी किसी को ज्यादा है, जैसे दिल्ली को 7 है, अच्छा खासा है। ओके बात पहले पढ़ी। ओके लास्ट वाला क्या था कि लोकसभा का जो ओके स्थगन कितने तरीके से किया जा सकता है, 3 तरीके से। पहला क्या है, स्थगन या एडजर्नमेंट। सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब कब होता है, जब कोई सत्र खत्म हो जाता है, जैसे बजट सत्र चल रहा था वो खत्म होगा तो उसको कहेंगे आपका सत्रावसान। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोरोगेशन, प्रोरोग करना। उसके बाद में लास्ट में साइन डाई एडजर्नमेंट, इसका मतलब है सर आपका डिसोल्यूशन, समाप्ति वाला। और ये कब होता है, किसका होता है, केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता क्योंकि स्थायी सदन है। क्लियर ही बात है, आप ये बात कर रहे हो सारा तो याद हो गया आपको, याद हुआ। अब चलते हैं अगले वाले पे। अब सब सरल है, पहला वाला कठिन था, वो नींव डालने के लिए था, अब आपका कनेक्शन शुरू हो गया। तो संसद सदस्य के मामले में बात करेंगे कि कोई संसद सदस्य ऐसा है बिना सदन की अनुमति के बैठक में अनुपस्थित रहता है, कितने दिन के लिए, 60 दिन के लिए, तो उसका स्थान है रिक्त हो जाएगा। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर अभी राज्यसभा में थे और अपने वो जाते हैं नहीं, क्योंकि देखो कई बार ऐसा है कि आपको चुनाव लड़ना नहीं पड़ा, तो जिस चीज की वैल्यू नहीं होती है तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी जिस चीज के लिए आप कीमत अदा नहीं करते उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो आप एमएलए लेते हो चाहे आपको अमृत दे दिया जाए, तो लोग क्या करते हैं, आपके बहुत दिनों तक आपके संसद जाते नहीं थे। ऐसा मसला उठने को आया था, तेंदुलकर नहीं गए थे, ठीक है, तो वो वाली बात आ रही थी। तो प्रश्न क्या कहता है कि कितने दिन तक आप अनुपस्थित रहोगे बिना सदन की अनुमति के। अनुमति ले लिया, लेटर लिख दिया कि भाई मैं परेशान हूं, बीमार हूं, जो भी व्हाटएवर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना अनुमति के 60 दिन तक आप अनुपस्थित रहते हो तो तुम एमपी नहीं रहोगे, ठीक है, सदस्यता स्थान रिक्त हो जाएगा पूरी तरीके से। तो बात समझ में आई, संसद सदस्य का कितने दिन में आपका स्थान रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा 60 दिन में, ठीक है। तो ये हमारी बात आई थी। अब इसके पदाधिकारी की बात बाद में करेंगे, पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, संसद और विधान मंडल। अब देखो स्थान रिक्त होने की और भी बात हम करेंगे, तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट समझाऊंगा आपको मैं। तो पहला पॉइंट कौन सा सर, आप क्या है, दोनों के आपके चुनाव हो रहे हैं और आप एमपी और एमएलए दोनों का आप जीते हुए हो, तो कौन सा आपका रह जाएगा, आप एमपी हो पहले से और जीत गए कौन सा, विधानमंडल का। एमएलए के चुनाव हो रहे थे राज्य में, वो जीत गए और आपने क्या करा, 14 दिन के अंदर ये आपकी विधानमंडल की सीट खाली नहीं करी। या फिर ऐसे मान लीजिए, ठीक है, आप क्या थे, आप एमएलए थे पहले से ही, आप एमपी बन गए। सुनना पहले से, मान लीजिए आप यूपी की विधानसभा में बैठते हो, आप एमएलए हो पहले से ही और ये चुनाव चल रहे हैं, इसमें बन गया एमपी, दोनों सीटें हैं। रूल कहता है कि दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी हमारे देश में, और तुम उलायते डिसाइड नहीं कर पाए कि मैं संसद जाऊं कि यहाँ रहूं, संसद जाऊं कि यहाँ रहूं, यहाँ सेटिंग ज्यादा है, एमएलए बना हुआ हूं, ठीक है, ऐसे सोच रहे हो। अब सर क्या होगा, एक रूल है, कितने दिन में सर, 14 दिन में सीट खाली करनी पड़ेगी, कौन सी, एमएलए वाली। नहीं करी तो कहा, तो भैया तुम्हारा एमपी वाला गायब हो जाएगा। इसमें जब गायब होता है ना, ध्यान रखना, बड़ी पोस्ट होती है बड़े सदन की, समझ आई बात। चलो तो यहां पल्ले पड़ेगी आपको कि 14 दिन के भीतर आपको विधानमंडल वाली यानी एमएलए वाली पोस्ट आपको खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज जो एमपी वाली पोस्ट है वो ऑटोमेटिक रूप से क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। क्या मैं समझा पाया, अभी और समझो। तुमने कहा कि हम संसद में दोनों सदन में से किसी दोनों की सदस्यता होगी, तो मान लीजिए मैं पहले से अभी क्या हूं, राज्यसभा एमपी हूं, अभी चुनाव किसके चल रहे हैं, लोकसभा के, मैं वहां पे भी जीत गया, तो क्या होगा, अब दिमाग लगाओ, क्या होगा, वहां 14 दिन का खेल नहीं है, ये 14 दिन का केवल यहाँ के लिए, कहाँ के लिए, विधानमंडल, यहाँ पे गैप है ना थोड़ा, वहां केवल 10 दिन का है, वहां कितना है, 10 दिन का। चलो समझा देते हैं आपको, ठीक है, इसको पॉइंट समझ लो। आरबीआई एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 का है, उसमें बोला दोहरी सदस्यता हमारे लिए अलाउ नहीं हमारे देश में। पहला पॉइंट उठाते हैं, आप राज्यसभा लोकसभा दोनों में जीत गए, तो 10 दिन के अंदर ये खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा। अच्छा उच्च सदन कौन सा बताओ, राज्यसभा,
राज्यसभा का आपका दोनों एक साथ में जीत गए, हालांकि पता नहीं चुनाव एक साथ में होते नहीं होते हैं, कभी ऐसा सीक्वेंस आया कि दोनों ही एक साथ में जीत गए, तो फिर कौन सी रहेगी? 10 दिन में डिसाइड नहीं कर पाए तो 10 दिन निकल गए, तो 11वें दिन सीधा क्या होगा आपका जो उच्च सदन कौन सा बताओ? राज्यसभा। राज्यसभा की पोस्ट चली जाएगी आपके यहां से। अब क्या है? बी का मतलब दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आप राज्यसभा एमपी हो पहले से ही, है ना, और किसके चुनाव लड़े अभी आपने? लोकसभा के, और 10 दिन के अंदर डिसाइड नहीं करना तो अपने आप ही कौन से सदन की सदस्यता चली जाएगी? पहले वाले की, नई वाली नहीं जाएगी। ये कंडीशन दूसरी है। वो तो दोनों एक साथ में थे, हालांकि हमारे देश में एक साथ वाली कंडीशन आती नहीं है, लेकिन बी वाली कई बार आती है। बी वाली कंडीशन क्या है? आप राज्यसभा एमपी हो पहले से ही, और आप क्या बने? अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, अभी आप जीत गए लोकसभा का, और 10 दिन में डिसाइड नहीं कर पाए कि मैं राज्यसभा में रहूं कि इसी में रहूं, तो क्या होगा? आपका पहले वाले सदन की सदस्यता खत्म हो जाएगी। पहला वाला कौन सा है? राज्यसभा एमपी। अब कंडीशन कर दो उल्टी कि सर उल्टा हुआ तो कि हम लोकसभा एमपी हैं और कभी राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी हम लड़ गए और राज्यसभा का भी जीत के 10 दिन में डिसाइड नहीं कर पाए, तो फिर तुम्हारा लोकसभा की कट जाएगी। कुल मिला के जो पहले सदस्य वो वाली कट जाती है। ठीक है, दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या है? सर हम अलग अलग हाउस में नहीं, एक ही हाउस में दो जीत गए, तो अब मोदी साहब पिछली बार लड़े थे वाराणसी से और वडोदरा से, हाँ ऐसा होता कि नहीं? और दोनों ही जीत गए भाई, ऐसा हुआ कि नहीं? समझ में आ रही है ना? तो क्या है सर आपको? राज्यसभा में या तो राज्यसभा से दोनों जीत जाओ या लोकसभा से दोनों जीत जाओ, एक ही हाउस से दो जीत जाओ, तो क्या होगा? तो बोला कि या तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक डिसाइड करनी पड़ेगी 10 दिन में। सुनो, यहां खतरनाक चीज थी, मोदी साहब को 10 दिन में डिसाइड करनी थी कि बनारस या फिर आपका वडोदरा, बनारस या वडोदरा, और नहीं डिसाइड कर पाते तो दोनों ही जाते। ये बहुत डेंजरस है। कौन सा वाला? तुम डिसाइड नहीं कर पाए, दोनों ही जगह से एमपी नहीं रहोगे, वो इसमें है सर। दो सदन में तो ये रहता है, एक सदन की कट जाएगी, यहाँ पे यही है सर। और ये तो बता दिया सर, आप एमपी हो और एमएलए का लड़ते हो तो एमपी वाली कटेगी। ठीक है मेरी बात? ये 14 दिन की नोटिस वाली थी, ये वाली बात 14 दिन का टाइम है, उसी दिन में उसी में डिसाइड करना है। ये सारी बातें समझ में आ गई? तो संसद और विधानमंडल के मामले में सारी बातें मैंने बता दी, 4 कंडीशन बताई अलग अलग, आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं सर आपके आर्टिकल 93 के अनुसार पदाधिकारी कौन है लोकसभा के? लोकसभा के पदाधिकारी का मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसको अध्यक्षता करने वाले। सर दो है सर, एक होता है अध्यक्ष, दूसरा कौन सा होता है? उपाध्यक्ष। इंग्लिश में अध्यक्ष को कहते हैं स्पीकर और उसको कहते हैं आप डिप्यूटी स्पीकर। अब मेरी बात समझना, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 93 में है। और एक बात कही गई है 93वें आर्टिकल में कि इनका जो निर्वाचन होगा वो यथाशीघ्र होगा, कोई टाइम नहीं दिया गया है। अभी देखो ये एमपी के चुनाव हो रहे हैं, फिर क्या होगा? इन्हीं में से कोई आपका एक स्पीकर बनाया जाएगा लोकसभा का। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये त्याग पत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, इस तरीके से बातें चलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो उपाध्यक्ष है वो इसके लिए आंसरेबल नहीं है, वो किसके लिए? यहाँ पे लोकसभा के लिए है। दोनों किसके लिए? लोकसभा के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये बताओ शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे स्पीकर की? नहीं लेंगे, क्योंकि इनके जो लोकसभा सदस्य वाली शपथ है वही काम कर जाती है। तो ये प्रश्न आता है, कई बार बहुत कंफ्यूज कर देता है कि लोकसभा स्पीकर है वो शपथ लेता है, उसको शपथ कौन दिलवाता है? सर लोकसभा स्पीकर की शपथ नहीं होती है। वो कौन सी शपथ काम करती है? जो लोकसभा सदस्य वाली चलती है, संसद सदस्य वाली चल जाती है। स्पीकर तो हालांकि कहां रहेगा? राज्यसभा से होगा नहीं, कहां रहेगा? लोकसभा से ही रहेगा। ध्यान रखना, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात है। तो यहाँ पे लेके चलते हैं आपके लोकसभा का विघटन पद हो जाता है, तब क्या होता है? क्या अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं? पद नहीं छोड़ते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा का विघटन होने के बाद में भी यहाँ बहुत टेक्निकल है। बड़ी परीक्षाओं जैसे आपके एसआई लेवल की जो परीक्षाएं आरओ कभी देने का मन करे तो उसमें आता है कि लोकसभा का विघटन हो गया, डिसॉल्व हो गई, सब कुछ हो गया। अब बताओ तब क्या आपके लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बात करें वो पद छोड़ते हैं? अभी कौन है बताओ? ओम बिरला। ठीक है, क्या वो पद छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि संविधान में बहुत सारी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है, इसलिए पद बना रहता है। अच्छा, इनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वेतन कहां से मिलता है? सीएफआई से। सीएफआई क्या है सर आपका? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। वेरी गुड, यहां से आता है। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे उपाध्यक्ष के मामले में, 11वीं लोकसभा से सहमति बनी है कि ये कहां से रहेगा? विपक्ष से ही रहता है। अभी कौन सी लोकसभा का चुनाव हो रहा है सर? 18वीं के, 17वीं से पहले थी, है ना? अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 11वीं से हुआ था कि जो उपाध्यक्ष होगा वो विपक्ष से होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है? एक कन्वेंशन है, लोग करते आ रहे हैं। यहां तक बात पल्ले पड़ी। तो अब बताओ, 1 मिनट देखो जल्दी से। संसद सदस्य कट जाएंगे, पत्ता कट जाएगा, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष और बाकी कुछ नहीं है, काम का ज्यादा नहीं है। तुम्हारा पॉइंट क्या था जल्दी बताओ? कोई एमपी है कितने दिन एब्सेंट रह जाए हाउस से? 60 दिन, तो उसका पत्ता कट जाएगा। ठीक है, बाकी सदस्यता वाले आपको पता है कौन से 2 सदन में बात करेंगे, वो ज्यादा टेक्निकल है, याद रख जाए। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है सर आपके? लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनमें से कौन है?
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये इस्तीफा किसको कौन देता है, किसको देता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, एक दूसरे को दे लेते हैं। अब अगला पॉइंट बताओ। शपथ जो है, शपथ इनके लिए अलग से नहीं होती है, इनकी कौन सी होती है? सदस्य वाली काम कर जाती है। वेरी टेक्निकल पॉइंट। अच्छा मान लीजिए जब लोकसभा का विघटन होता है तो क्या अध्यक्ष अपना पद छोड़ देता है? नहीं छोड़ता, उसका पद बना रहता है क्योंकि जरूरत पड़ती है बहुत सारे मसलों में। ठीक है, यहाँ बात होगी। और बताओ वेतन कहां से मिलता है इनको? CFI से मिलता है। और पॉइंट सोचो जल्दी बोलो। 11वीं लोकसभा से उपाध्यक्ष जो है ना विपक्ष का रहता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ो, बोलो। इतना ही है इसमें? क्या चीज? 14 दिन का क्या? संसद विधानमंडल वाला? हाँ, MLA MP वाला वो तो अलग है, वो पॉइंट है, याद रह जाए। ठीक नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं सर। आपके लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल साहब है कि लोकसभा अध्यक्ष का पहला कार्य क्या है भाई? तो बैठकों का संचालन करना। अब अध्यक्ष है तो लोकसभा में जो बैठकें हो रही है उसका संचालन करना प्राथमिक कार्य है। और क्या काम है सर? मतभेद होने पर अंतिम निर्णय देना। मान लीजिए विपक्ष के बैठे हो कम वाले, ठीक है, तुम पक्ष वाले हो, तभी तो सरकार बनी है तुम्हारी। अब वोटिंग हो रही है, तुम में से एक दो ने धोखा दे दिया और सरकार के तुम्हारे में से एक दो दगा दे गई, क्या कर दिया? दूसरे उनके पक्ष में डाल दिया, तुम हो गए बराबर। और हमें सर क्या आपके स्पीकर, वो नहीं, लाउड स्पीकर नहीं, अध्यक्ष वाले, लोकसभा वाले। अब सुनो, मेरे को एक अधिकार है जब दोनों बराबर हो जाएं या कोई मतभेद हो तो निर्णायक वोट देने का मेरा अधिकार है। तो लोकसभा स्पीकर का क्या है सर? अंतिम निर्णय किस करेगा आपका? या निर्णायक वोट देने का, कास्टिंग वोट या निर्णायक वोट देने का अधिकार आर्टिकल 100 में ही बोला गया सर। आर्टिकल 100 में क्या बोला गया और बताओ? इससे पहले आर्टिकल 100 में ही था क्या? कोरम का है ना, कोरम की तो आर्टिकल उसी में थी 10% वाली। इसी में ये बोला गया कि निर्णायक या कास्टिंग वोट कौन डाल सकता है? आपका अध्यक्ष डाल सकता है। कब? दोनों बराबर पे हो। ऐसा कितनी बार हुआ हमारे देश में? एक बार भी नहीं। ठीक है, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सर जो सरकार में होते हैं वो लोग अक्सर अपनी पार्टी के मत को ही सपोर्ट करते हैं, मुश्किल से इसमें जाते हैं। एक विप कंसेप्ट बताऊंगा, विप जो होती है, विप जारी की जाती है, बाद में बताऊंगा, अभी रुक जाओ सर। एक और काम है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, या धन विधेयक के मसले में कौन निर्णय देता है? धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है, ये कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। सर ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब ज्वाइंट सिटिंग कब होती है सर? क्या धन विधेयक के लिए ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत है? नहीं। क्या संविधान संशोधन के लिए आपकी ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत है? नहीं, ये ज्वाइंट सिटिंग के लिए नहीं है। तो ये बताओ ज्वाइंट सिटिंग होगी तो किस पे होगी? ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है? दोनों सदन एक साथ में बैठ जाएंगे, फिर वोटिंग हो जाएगी। और सीधी सी बात है, दोनों सदन रहेंगे तो सरकार के लोग हैं, उनके वोट ज्यादा ही रहते हैं। ठीक है, तो वो अक्सर जो आपके जीते जाते हैं। अब प्रश्न क्या है सर आपका? जॉइंट सिटिंग किस किस के लिए होगी? साधारण विधेयक के लिए और दूसरा आपका वित्त विधेयक के लिए। सर खबरदार रहना, मैंने क्या बोला? यहाँ पे धन विधेयक नहीं, वित्त विधेयक की बात करिए। ठीक है, बजट पे नहीं हो सकती, लेकिन वित्त विधेयक और साधारण विधेयक दो हो गए। धन विधेयक और संविधान संशोधन, इन पे जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। कौन से आर्टिकल में सर? 108 में। आर्टिकल 108 में क्या है सर? आपकी जॉइंट सिटिंग। और जब जॉइंट सिटिंग हो रही है, दोनों सदन की एक साथ में बैठक हो रही है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में आए, चाहे आपका पैट का हो, चाहे किसी का हुआ हो। यदि संसद से आ रहा है ना, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित है, तो इन्हीं से पॉइंट आता है सर। बात करेंगे कि जो लोकसभा की बैठकों का संचालन कौन करते हैं? आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अभी इनको रिपीट करेंगे तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज है, दल बदल की निर्भरता भी कौन डिसाइड करता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष। ये दल बदल क्या है सर आपके? दल बदल का मतलब है आप किसी पार्टी में थे, चुनाव के बाद में दूसरे में टपक गए कि नहीं हम तो यहाँ त्याग पत्र देते हैं, हम बन गए कांग्रेसी या हम बन गए भाजपा या बीजेपी वाले। भाजपा बीजेपी एक ही है सफाई समझ में आ गई? एक समय था राजीव सर के टाइम पे एक व्यक्ति था, उसका नाम पता नहीं ऐसा कुछ करके नाम था, तो आया राम गया राम। इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, उसने इतने पैसे दे दिए तो उधर कूद गया, पता ही नहीं पड़ रहा था, सुबह इधर कल को उधर, उसकी पार्टी नहीं पता पड़ रही थी। कब आपका दल बदल ये जो ना कानून लेकर के आए थे, और ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, अलग से बनाई गई राजीव सर के टाइम पे। ठीक है, उन्होंने बोला यार इसने नाक में दम कर दिया, जरूरत से ज्यादा दल बदल अच्छा नहीं होता है, ये तो क्या हो गया? भ्रष्टाचार हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, दल बदल किसी ने किया है और इसकी निर्भरता किसके हाथ में सर? आपके लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में। सर बहुत बड़ी पावर है, ध्यान रखना। तो किसी ने एलिगेशन लगाया, वो कहेगा तुम ना दल बदल किया है, तुम्हें क्या किया जाता है? सदस्यता तुम्हारी खारिज की जाती है, निर्भर हो गए तुम, अब योग्य नहीं हो। लेकिन ध्यान रखना, ये जो लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसा किया है, इसके लिए क्या है? इसको क्या जुडिशियल रिव्यू मतलब पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं? मान लीजिए तुम MP हो, हमें क्या लोकसभा अध्यक्ष,
हमने खुंदस निकाली, हमने बोला तुमने ना दल बदल किया, चलो तुम्हें क्या है खारिज किया जाता है, और तुम्हें पता है तुमने कुछ गड़बड़ नहीं की, तुम कहां जा सकते हो इसके लिए? कोर्ट में जा सकते हो। जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपका कोर्ट में नहीं जा सकते हो। बात समझ में आ गई नहीं आई? यही मैं बात आना चाह रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष ने यदि दल बदल के लिए किसी को निर्ह घोषित किया, अयोग्य घोषित किया है, तो क्या वो उसमें जा सकता है? आपके कोर्ट में जा सकता है? जा सकता है। बस इतना है। क्या जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है? बिल्कुल है। 10वीं अनुसूची में हमने बात करी थी। अच्छा, एक चीज बताइएगा, यदि इसका आधार दल बदल का आधार कौन सा है? आरपीए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, तो किसको अधिकार है सर आपका? सब अधिकार है राष्ट्रपति को, तब आपके लोकसभा अध्यक्ष को नहीं है। टेक्निकल बात है, इसमें चुनौती न्यायालय में दी जा सकती है दल बदल के लिए, मैंने बात बता दी थी। और ये क्या हो गया सर आपका? दल बदल ये कब करता है? अच्छा, इनकी दल बदल कहां किया, और ये राष्ट्रपति वाली कौन सी है? थोड़े टेक्निकल है, कहो तो बताऊं। अभी थोड़ा नशा कम है, थोड़ा और बढ़ाऊं, टेक्निकल कर दूं इसको मैं, फिर सोना नहीं, डोज कम करूं ज्यादा कर दूं मैं? ये बड़ी परीक्षा में तैयारी करेंगे, इससे दिखता है आपके ब्रेन का जो ना लेवल क्या है। कमजोर दिमाग एकदम सो जाएगा, ध्यान रखना। आप में तुमसे कोई थोड़ा कह दे पागल है क्या, सामने वाला नाराज हो जाता है, क्योंकि उसके ब्रेन को चैलेंज किया जाता है। कोई तुमसे पागल के नाराज होता है कि नहीं? कोई नहीं चाहता कि मेरे पागल के सो जाओ, तुम पे टैग लगेगा पागल वाला। चलो, ये सर आपका दल बदल किससे रिलेटेड है? पार्टी विप से रिलेटेड है। सर ये विप क्या होता है? हमने सुना तो है, कुछ ने सुना ही नहीं होगा। समस्या यहाँ पे, मान लीजिए ये अभी सत्ता दल वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, वो कांग्रेस वाले हैं, और गठबंधन वाले हैं, इंडिया वाले हैं। ठीक है, सुन लो मेरी बात बेटा, समझ ले। टोपा वाले इधर सुन, इधर अलग पार्टी है। तो हुआ क्या, कोई बिल पास होना था। विप कौन होता है? एक कोई व्यक्ति चुना जाता है पार्टी की तरफ से, एक व्यक्ति को वो दिया जाता है कि इनके देखते रहना कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है, कोई इधर उधर तो नहीं भाग रहा। मालूम पड़े उस सारे के मन में खोट हो, हम तो सरकार के खिलाफ जाएंगे, वोट डालेंगे उधर। तो विप कौन होता है? सचेतक होता है। विप जारी की जाती है, ठीक है, एक तरीके से अनाउंसमेंट होता है कि तुम्हें क्या करना है, ये बिल आ रहा है, इस पे हमारी पार्टी चाहती है क्या, इसके पक्ष में वोट दिया जाए। और तुम्हें दिख गया कोई डिफॉल्टर है, कोई दूसरी तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? विप के खिलाफ गए तो क्या हो जाएगा? ये माना जाएगा तुमने क्या किया, दल बदल, और तुम शिकायत कर दोगे किसे? आपके अध्यक्ष से। लोकसभा अध्यक्ष कहेगा चल निकल भाग, पार्टी विप के खिलाफ जाता है। हाँ, बिक गया क्या? दूसरे के उसमें हो गया, इंडिया वालों के। समझ आइए, ये किसके आधार पर दल बदल? ये है विप के आधार पे, पार्टी की विप के आधार पे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये दल बदल कौन सा? आप इस पार्टी में थे, इसमें इस्तीफा दिया, वो है राष्ट्रपति के हाथ में। दोनों बातें में अंतर है, टेक्निकल बातें थी, मैंने समझाई। अब नहीं जा रहा जाता है, ठीक है। अब डोज थोड़ी कम करते हैं, वापस आ जाते हैं। सारी कलेश हो गई खत्म, तो अब आ जाते हैं गणपूर्ति नहीं होगी कब? या तो गणपूर्ति नहीं है सर, सीधी सी बात बोलो, क्या बोल रहे हो? कोरम की बात कर रहा हूं। कब नहीं होगी? तब बैठक स्थगित हो जाएगी। कब? जब कोरम कितना हो, लोकसभा का 1/10 वाला एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए। ये तो हम बता चुके हैं, बात दोबारा से रिपीट हुई है। आ जाओ सर, ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है सर? ये नया कांसेप्ट आ गया। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है सर? नियुक्ति, इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और ये लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। ये हेल्प करता है लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में, और शपथ दिलवाता है नवनिर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, और ये इसके बाद में तत्पश्चात स्वतः पद खत्म हो जाता है, सामयिक अध्यक्ष होता है। सर समझाओ, ये तो लिखा हुआ है, समझाओ। मान लीजिए अभी क्या हुआ, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं सारे। जब पहली बैठक होगी तो पहली बैठक में सब एक जैसे मामा फूफा सब, अभी कोई अध्यक्ष तो बनाई नहीं है, लेकिन बिना अध्यक्षता के किसी के कोई सम्मेलन नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय फलाना कोई तो होना चाहिए। तो तब क्या किया जाएगा, इनमें से जो सबसे बुजुर्ग होगा, वरिष्ठतम मतलब क्या है, आयु में हिसाब से, उनको बोला जाएगा तुम बैठ जाओ वहां पे, और इनको नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का अधिकार किसके हाथ में? राष्ट्रपति। वेरी गुड, राष्ट्रपति ने बना दिया, वो बैठ गए, सुन रहे हैं। अब सारा काम चल रहा है। सारा काम क्या चल रहा है? सबसे पहला काम क्या होगा? शपथ ग्रहण किया जाएगा। सुनो, जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, बिना शपथ के क्या नहीं बन पाएगा? अध्यक्ष भी नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, उन लोगों की, सभी की, जितने एमपी हैं, तुम चुन के आए हो नहीं, ठीक है, सबकी क्या होगी? शपथ होगी। पक्ष विपक्ष का कुछ नहीं है यहाँ पे, सब एमपी है ना। पहले तो एक किसका, सदन के रूप में ओथ होगी आपकी शपथ ग्रहण हो रही है, शपथ ग्रहण होगी। फिर उसके बाद में जो दल जीता है उसी में से क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। बहुमत दल में से ही आपका क्या बनेगा? अध्यक्ष। चुनाव हो जाएगा। जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव आया तो तुम काय बैठे भाई, हटो यहां से। आप समझ आ गई बात है? किसके लिए आए थे तुम? जो नए एमपी आए उनकी शपथ के लिए आए थे। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या था? नए निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी शपथ का। दूसरी बात, उसके चुनाव में भी, उसका चुनाव हो रहा है, चुनाव करवाएगा कौन? कोई तो बैठेगा सीट पे। तो प्रोटेम स्पीकर के दो काम हो गए सर। क्या? एक तो नवनिर्वाचित एमपीज की शपथ दिलवाना, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। और जैसे ही आ गया वैसे ही ऑटोमेटिक रूप से ये पद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्या मैं समझा पाया इसको? ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगला चलते हैं सर, संसद में नेता कितने प्रकार के होते हैं। अब धीमे धीमे ये आपके सरल होता जाएगा, बहुत ही सरल होता जाएगा।
अब देखो सदन में नेता जो है ना आपके 3 प्रकार के होते हैं, यहां से समझना। सदन का नेता होता है, सामान्य नेता है प्रधानमंत्री। सदन का मतलब क्या सर, लोकसभा की बात कर रहे हैं। सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। आपने एक बात नहीं कही कि सर यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से आए तो क्या होगा। सदन का नेता तो तभी बन सकते जब लोकसभा से हो, तब क्या होगा। तुमने कहा सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ऐसा सब कंडीशन में नहीं होता, ध्यान रखना। यदि तुम राज्यसभा से हो तो क्या करोगे, आप नामित करोगे कि ये मेरे व्याप पे क्या होगा, लोकसभा का नेता होगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आई। जैसे आपके कौन आए थे, मनमोहन सिंह सर आए थे, ठीक है, कहां से थे, राज्यसभा से थे, दोनों आ रही थी राज्यसभा से। तो वो किसी को नामित करते थे कि ये क्या होंगे, सदन के नेता होंगे। सामान्य स्थिति में ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री कहां से रहता है, आपका लोकसभा से ही रहता है, एमपी बन के आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी नरेंद्र मोदी साहब ये कहां से थे, आपके लोकसभा से थे, बनारस से आपके लोकसभा चुनाव जीते थे। अभी पता नहीं कहां से जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, बनारस ही है। अच्छा चलो ठीक है, जो भी है। तो क्या है सर आपका, तो ये क्या होता है, सदन का नेता कौन होता है, फिर से बताओ, प्रधानमंत्री सामान्यतः। कब तक है ये, यदि वो लोकसभा से जीता तो, राज्यसभा से जीता तो नहीं होगा, ध्यान रखना। अब दूसरा क्या सर, विपक्ष का नेता। सदन में नेता विपक्ष कौन होता है सर आपका, नेता विपक्ष होता है दूसरे सबसे बड़े दल का। लेकिन सर कब होगा, जब उस दल ने कितनी सीट पाई हो, कम से कम 1/10 वाली, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 55 होनी चाहिए। 1/10 का मतलब समझ में आ गई, कुल सीट का। और ऐसा क्या हुआ था पिछली बार, क्या हुआ, एक गड़बड़ हो गई सर। क्या गड़बड़ हुई, कांग्रेस को इतनी भी सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस को इतनी भी सीट नहीं मिली थी। तो बाद में उसमें परिवर्तन किया गया, बाद में बताऊंगा क्यों। क्योंकि सर ये 1/10 सदन का आपका चाहिए, यानी कितना चाहिए, वो कोरम वाला है सर, कोरम वाला ही है। 25 सीट चाहिए विपक्ष का होने के लिए। सर दोनों सदन में रहेगा विपक्ष का नेता। राज्यसभा में जिस दल के पास में 25 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी है, 55 सीटें हैं। जाना बेटा, जाना तो जाओ, कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। फिर से सुनो, इधर सुनो, टेक्निकली समझो। सर ये जिंदगी का सबसे कठिन पहलू है, यदि ये समझ में आ रहा है इसका मतलब आपका पॉलिटी में दिमाग सही है। नहीं आ रहा है तो सर बाकी चीजें करो, रोटी वोटी गोल बनाने की कोशिश करो। जितनी गोल रहेगी ज्यादा सही रहेगी। नहीं तो क्या करो, बड़ा सा कटोरा दहेज में लेके जाना, हमें मांगने के लिए नहीं, कैसी भी बिल लो ऊपर से कटोरे से ना नाप लो। समझ आ रही है, इधर आ जाओ। आती है क्या, चलो चलो, तो तैयारी कर रहे हो। अच्छा चलो, विपक्ष का नेता कब, चलो रे तुमने गड़बड़ करवा दी। बात क्या कर रहे थे ये बताओ पहले से, फिर से सुनो, मैं गायब कर रहा हूं। चलो चीजें मैंने अभी पॉइंट कौन सा बताया कि नेता सर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सदन का नेता, कौन होगा, सामान्य नेता प्रधानमंत्री होता है। यदि वो राज्यसभा से तो किसी को नामित करेगा, एक पॉइंट सर। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि आपका विपक्ष का नेता कौन होगा सर, दूसरा सबसे बड़ा दल वाला। अरे पहले वाला तो प्रधानमंत्री बन गया, वो तो सत्ता पार्टी में ही आ जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा दल, सर दूसरे में भी कितने कम से कम सीट चाहिए, 1/10 तो चाहिए, ठीक है, ये हो गया। समझ आइए, ये दोनों सदन में रहता है। चलो, और ये संसद में एक और नेता होता है जिसको कहते हैं विप, अभी अभी हमने बात करी थी। तीसरा नेता कौन सा होता है, सदन में विप होता है जिसको कहते हैं सचेतक। इसमें पार्टी जो है ना, एक नेता को, एक लीडर को बनाती है, एक व्यक्ति को अपॉइंट करती है। बीजेपी की तरफ से कोई विप रहेगा, ठीक है, सपा से कोई रहेगा, कांग्रेस से कोई रहेगा। विप कौन होता है, वो देखता है कि हमारे पार्टी वाले जो मेंबर इधर उधर तो नहीं भाग रहे। एमपी का भरोसा कुछ नहीं है, कब बिक जाए, किधर चले जाए, कहां सेटिंग हो रही है, तो उनकी सेटिंग पकड़ लेता है। विप का मतलब ये सचेतक है, दल के सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है। विप समझ में आ गई, विप कौन है, वो व्यक्ति है सर, उसको एक मॉनिटर बना दिया जाता है कि तुम्हारे ये जो है ना पार्टी वाले इधर उधर ना जाए, तुम्हारा काम ही ये चेक करने का। और सरकार की तरफ से या जो भी है ना, पार्टी चाहती है किधर आपका वोट डालना, पार्टी के मत के हिसाब से चलवाना उसके सदस्यों को। सपा चाहती है कि इस पे ना क्या है, पक्ष में वोट पड़ना है, सबको ध्यान, विप वाले का ध्यान रहेगा कि किधर वोट पड़े, वो पूछेगा हाँ ध्यान है, फिर बाद में मत कहना हमने बताया नहीं था, पार्टी ये चाहती है, इधर ये चाहती है। ये काम है किसका, विप का, सचेतक का, व्यक्ति है, ठीक है, यहां तक बात समझ आई। तो एक चीज बताओ, ये जो विपक्ष के नेता का पद की जरूरत क्यों पड़ेगी, तो इसकी नियुक्ति में बहुत सारी चीजों की नियुक्ति में आवश्यक है। ये किन की नियुक्ति में आवश्यक है सर, लोकपाल की नियुक्ति में आवश्यक है। लोकपाल की जब नियुक्ति होगी तब कौन कौन चाहिए हमें, तो हमें विपक्ष का नेता भी चाहिए। चलिए थोड़ा देख लेते हैं आपकी लोकपाल को इलेबोरेट करते हैं। लोकपाल जो बना था, लोकपाल क्या है सर, आपकी भ्रष्टाचार को देखने वाली आपकी संस्था है। देश में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, उसके मसले में आपका सबसे बड़ी संस्था है लोकपाल। और पहले ही लोकपाल कौन है इस देश के, पीसी घोष है सर, आपके पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। इस संस्था में सर एक लोकपाल होता है और 8 क्या होते हैं, 8 अन्य सदस्य होते हैं। यानी कितने सदस्य ये बेंच है, 9 सदस्यीय बेंच है। लोकपाल क्या होता है, एक संस्था है, उस व्यक्ति को लोकपाल बोल देते हैं। अदरवाइज क्या है, एक संस्था है। सीएजी क्या है सर, एक संस्था है, उसके हेड को सीएजी बोल देते हैं, वो बात अलग है। बहुत सारे लोगों से मिलकर सीएजी बनती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, इस तरीके से।
तो लोकपाल एक संस्था है जिसमें क्या है, एक तो जो हेड होता है उसको लोकपाल बोली देते हैं, तो और 8 अन्य सदस्य भी होते हैं। सर इनमें 2 तरीके के 4 हो गए, 4 होते हैं न्यायिक और 4 होते हैं, एक होगा एससी से, एक एसटी से, एक ओबीसी से, एक महिला होगी। ये इंपॉर्टेंट है, शायद इसमें आरओआर में पूछा गया। ये कहीं नहीं होते एग्जाम के प्रश्न, यहीं से रहते हैं, छिपे रहते हैं, कुछ अलग से नहीं होता। जो लोकपाल की बेंच है उसमें कितने सर 1 + 8 है, 1 तो लोकपाल खुद हो गया और 8 क्या है वो 4 भागों में बांट दो। 4 न्यायिक बोले तो जज वगैरह रहे हो, जो भी है न्यायिक फील्ड से रहे हो, और 4 कैसे, एक एससी से, एसटी से, ओबीसी से, एक महिला। रटना पड़ा हो जाएगा, ठीक है चलिएगा, ये हो गए। तो अच्छा एक समिति बनी थी जिसने सिफारिश करी थी, उसमें कौन थे, पीएम, ठीक है। एक समिति होती है, बनी थी नहीं, होती है, आगे भी अब चलेगा। तो उनमें एक पीएम रहेंगे, दूसरे आपके सीजीआई रहेंगे, तीसरे लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे, फिर उसके बाद में आपके कौन रहेंगे, आपके एजीआई रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका एलएस में बड़े दल का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भाग नहीं लिया था, ठीक है। अच्छा सुनो, 1 2 3 और 4 और 5 सदस्य समिति है वो सिफारिश करती है। तो सबसे पहले ये बताओ मैंने क्या क्या बताया। लोकपाल की नियुक्ति में एक समिति बनती है, तो सबसे पहले बताओ, एक तो होगा कौन, प्रधानमंत्री, सीजीआई, 2 हो गए बड़े लेवल पे। अब देखो सुनो पहले वहां से उठा लेते हैं, न्यायपालिका से उठाते हैं। सीजीआई तो निष्पक्ष हो गए। एक सरकार की तरफ से उठा लेते हैं, जुडिशरी वाला, एजीआई, सरकार का ही तो वकील है, देश का सबसे बड़ा क्या है बताओ, विधि अधिकारी, हाँ है ना। तो एक हो गए सीजीआई, दूसरे हो गए एजीआई, अब तीसरे हो गए पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, ये सरकारी हो गए। एक उठाओ विपक्ष से, 5वां कौन सा है, क्या हो गया, विपक्ष का नेता। 5 हो गए, सही है ना। अच्छा चलो, अरे कहां पहुंच गए। तो देखो सबसे पहले हम बात करी थी, एक पे सीजीआई, दूसरे पे एजीआई, और तीसरे पे आपके पीएम, और ये चौथे पे आपके लोकसभा अध्यक्ष। और एक बात मैंने करी, सर कौन से रहेंगे, नेता विपक्ष का। लेकिन जब पिनाकी चंद्र घोष की क्या कर रहे थे, नियुक्ति कर रहे थे, ये नियुक्त होते हैं, ठीक है, निर्वाचित नहीं होते। जब नियुक्त कर रहे थे एक समस्या आ रही थी, उस टाइम पे जो विपक्ष में कौन था सबसे बड़े दल का, तो वो था आपके कांग्रेस, और कांग्रेस पे आपकी 55 सीटें नहीं थी। तो अब तो बिगड़ गया था। और आपके इनके लिए लोकपाल है, मानवाधिकार आयोग है, और आपकी सीबीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, मुख्य सूचना आयुक्त है, और इनकी नियुक्ति में, इनके अपॉइंटमेंट में चाहिए सर आपका विपक्ष के नेता का पद, तभी तो रहेगा कि आपका ये गलत नहीं है, नहीं तो रहेगा सरकार ने अपने हिसाब से कर लिया। एक गड़बड़ हो रही थी, तो फिर उसमें थोड़ा संशोधन किया गया कि ये विपक्ष का नेता जरूरी नहीं है वो रहे, क्योंकि जिसने कोरम नहीं पाया, लेकिन आवश्यक जरूर है। तो फिर उन्होंने बोला लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता, वहां फिर कोरम हटा दी, कोरम 55 थी नहीं, फिर बोला कि जिसके भी ज्यादा हैं सीटें वो वाला विपक्ष का बन जाएगा। तो उधर से कौन थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उस टाइम पे उन्होंने भाग नहीं लिया। वो कुल मिला के बात यही है। उस टाइम पे सीजीआई थे आपके रंजन गोगोई, 46वें नंबर के थे। अभी वर्तमान में कौन सीजीआई है बताओ, डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, और कौन से नंबर के, 50वें नंबर के। सर कहते हैं डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में बात करेंगे, तो अभी ये नवंबर में 11 नवंबर को 2024 में इनका पोस्ट खाली हो जाएगी। रीजन ये है 65 साल के हो जाएंगे। सर कमाल के व्यक्ति हैं, हम ये चाहते हैं यार ये और बने रहे, सच में बहुत सही आपके हैं। अच्छा इनके बैकग्राउंड की बात करेंगे, हार्वर्ड वगैरह में तो पढ़े ही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने टॉप किया था, दिल्ली विश्वविद्यालय को, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स लिया था ग्रेजुएशन में, बाद में फिर इन्होंने लॉ की भी करी थी, लॉ की नहीं जो लॉ होता है ना, कानून की पढ़ाई करी थी, आप समझो लॉ की करी थी, कानून की जो पढ़ाई फिर करी इन्होंने डीयू से, फिर एलएलएम के लिए हार्वर्ड चले गए थे, फिर बाद में कहाँ है वकील की प्रैक्टिस करी थी इन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में। फिर आपके ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसमें मुख्य क्या बन गए थे, इसके क्या बोलते हैं, न्यायाधीश बने थे। फिर बाद में 2016 में तकरीबन ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और 2022 में क्या बन गए, सीजीआई बन गए। तब से कमाल करे जा रहे हैं, ठीक है, और ऐसे मजबूत होने चाहिए। अच्छा इनका और बैकग्राउंड बात करूं, 16वें नंबर के एक न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो इनके पप्पा थे। इनके पिता कौन रह चुके हैं, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं 16वें नंबर के। और सर उनके बारे में एक खास चीज और है, लगभग 2000 दिन तक रहे थे वो, कहने का मतलब सबसे लंबे कार्यकाल किसी ने जो पाया है वो इनके पिता थे 16वें नंबर के। चंद्रचूड़ करके उनका भी था, ठीक है, वाईवी चंद्रचूड़ था उनका, ये डीवाई चंद्रचूड़ है, समझ आ रही है ना। चंद्रचूड़ भाई इनका भी है, उनका भी है, सेम ही है, पापा था इनके 16वें नंबर के सीजीआई। तो ऐसे ही नहीं है, अरे एरा गिरा मरे गिरे नहीं है, ठीक है। साहब की बात हो गई। ये बताओ, ये तो मुकुल रोहतगी थे उस टाइम पे, अभी वर्तमान में कौन है, रमणी करके, आर वेंकट रमणी, ठीक है, अभी कौन है आपके एजीआई हैं। इन्होंने सिफारिश करी थी, सारी मैं बात बता दी, यहां तक कोई दिक्कत, उम्मीद है आप समझ पाए हों। अब चलते हैं सर आपके, ये लास्ट स्लाइड है लगभग, ठीक है, चलेगा शायद ये लास्ट, बस छोटी सी है। चलिए सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अब सरल चल रहे हैं सर आपके कि कौन कौन से सत्र होते हैं पार्लियामेंट के। आपने खूब न्यूज़पेपर में सुना होगा सर बजट सत्र चल रहा है, एक होता है बजट सत्र होता है, 3 ही होते हैं,
एग्जाम में आएगा कितने सत्र, ये पेपर में आता है सर आपके, संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, फरवरी से मई की तरफ चलता है सर। 1 फरवरी को बजट पास होता है तो शुरू कब से हो जाएगा? पहली से ही, हाँ है ना। चलो तो बजट सत्र हो गया पहला। दूसरा कौन आएगा? मानसून, मई के बाद में, मई तक खत्म हुआ बजट सत्र, अभी खत्म हुआ है। जून छोड़ के जुलाई में फिर आ जाएगा एक और मानसून सर, तब जुलाई से अगस्त तक चलता है तो बारिश होती है, इसलिए मानसून सत्र बोल दिया। और जो तीसरा सत्र है वो शीतकालीन सत्र है। कौन सा वाला है? शीतकालीन। वो चलेगा अगस्त छोड़ के, सितंबर अक्टूबर छोड़ के 2 महीने का गैप है, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, सितंबर अक्टूबर और आपके सितंबर अक्टूबर छोड़ के नवंबर दिसंबर में आपका फिर से आ जाएगा कौन सा सत्र आपका? ठीक है, शीतकालीन वाला। तो ये 3 सत्र है। अच्छा ये बताओ क्या कोई ग्रीष्म सत्र है? मॉनसून सत्र है, ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में अक्सर चौथा ऑप्शन कौन सा आता है? ग्रीष्म सत्र आता है। ग्रीष्म नहीं है, शीतकालीन जरूर है, उसका नाम क्या है? मॉनसून सत्र है। कई पेपर में देखा है, कई बार आता है कि संसद के सत्र हैं, बजट सत्र ठीक है ओके, शीतकालीन सत्र ओके, मॉनसून सत्र ओके, ग्रीष्म सत्र नहीं, गर्मी सत्र नहीं, ठीक है, ऐसे परेशान करेगा, नहीं आता ही, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। तो सेशन कितने सर पार्लियामेंट के? 3। गैप कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 मंथ, हमने बताया। इसमें गैप कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 6 महीने से। इसीलिए तो बोला गया है कि आपके लोकसभा के कम से कम कितने रहेंगे? 2 सत्र तो आएंगे ही आएंगे, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ सर अगले पॉइंट पे कि संसद में, अब संसद के एकदम भीतर लेके जा रहा हूं, कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं, कैसे कार्यवाही होती है, उसकी कार्यवाही की चर्चा शुरू कर लेते हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कार्यवाही। पहला क्या होता है सर आपका? प्रश्नकाल। अब तुम वहां जाओगे, टाइम कौन सा रहता है? प्रश्नकाल होता है सर आपका 11 बजे से 12 बजे शुरू होता है। आपके ऑफिस शुरू करवा देते हैं कम वक्त पहले से ही, और इनका पहला शुरू होता है 11 बजे जाकर के, खूब नहा धो करके सो के 8 बजे तक, ठीक है, जाएंगे, 11 बजे शुरू होंगे, और 1 घंटे में होगा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में क्या हो रहा होगा? मंत्री वगैरह से आप प्रश्न पूछ रहे होंगे, ठीक है, प्रश्न किए जाते हैं, 1 घंटे में सारा गेम खत्म हो जाता है। दूसरा आता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद में आता है शून्यकाल। कौन सा वाला? इसको 0 आवर बोलते हैं, ठीक है, 0 आवर रहता है, ठीक। उसके बाद में तीसरा रहता है सर प्रस्ताव वाला, प्रस्ताव और संकल्प। इस कुल मिला के सर आपके प्रोसीडिंग्स में, कार्यवाही में क्या क्या है? 3 है। सबसे पहले आपका रहेगा प्रश्नकाल, दूसरे नंबर पे शून्यकाल, तीसरे नंबर पे प्रस्ताव या संकल्प, प्रस्ताव या संकल्प, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये जो है ना क्रम बदल लेता है। संसद की कार्यवाही में है तो पहले डाल देगा शून्यकाल, फिर डाल देगा क्या? संकल्प या प्रस्ताव वाला, और फिर डाल देगा क्या? आपके प्रश्नकाल, ठीक है। तो उस क्रम बदल देगा। आपको कैसे याद रखना है? सबसे पहले पे क्या? प्रश्न होगा, फिर शून्य होगा, संकल्प या प्रस्ताव वाला रहेगा। वो एक ही पॉइंट है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहां तक बात समझ पाएगी सर। अब समझाओ प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, ध्यान रखना। तो ये है आपके 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित वाला, अतारांकित वाला, अल्प सूचना वाला। किताबें पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, खाली सा हो जाता है इन वाले में। अब इसको सरल तरीके से आपको समझाऊं। स्टार का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप स्टार लगाते कि नहीं? तो वहां से मैं समझाऊंगा चीजों को सरल तरीके से। तारांकित प्रश्न वैसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और किससे पूछे जाते हैं? मंत्री से पूछे जाते हैं। स्टार वाले मंत्री से पूछे जाते हैं, और ये कैसे रहेंगे? जब इंपॉर्टेंट है तो मंत्री से कहेंगे भाई मंत्री तुम खुद आकर के जवाब दो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुम लिखित में नहीं दोगे। लिखित में हो सकता है तुम्हारा कोई पीए लिख रहा हो, हम तो तुमसे जाते हैं और मुंह से बोलो, क्योंकि तुम मौखिक बोलोगे तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग होगी कि तुमने ऐसा बोला था, है ना। तो तारांकित स्टार वाले वो हैं जिनमें मंत्री जवाब देते हैं, और वो भी कैसा जवाब? मौखिक जवाब। सर एग्जाम में कई बार आता है कि तारांकित जो आपके प्रश्न है उनका जवाब कैसा रहता है? मौखिक रहता है, और इसका उल्टा हो जाए सर अतारांकित, अनस्टार्ड वाले तो लिखित हो गए। दोनों का क्लियर समझ में आया? पहले इन्हीं की जोड़ी याद रखो, तारांकित और अतारांकित। तारांकित का जवाब मंत्री कैसे देते हैं? मौखिक। और अतारांकित का जवाब मंत्री देता है, कोई बात नहीं, कैसे देता है? लिखित देता है। अब आ जाओ जो मौखिक वाले में, उनमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है। ये आपका बड़े लेवल पर ध्यान रखना, पीसीएस जैसी परीक्षा में बाद में पूछेगा कि कौन से में अनुपूरक प्रश्न पूछने की, इंग्लिश में कहेंगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सर ये क्या होता है सप्लीमेंट्री? आपने कोई मेरे से प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दिया, आपने लगा सर अच्छा फिर उसका क्या मतलब होता है? ये आपने उसका वाला दूसरा प्रश्न किया, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री, एक्स्ट्रा। अनुपूरक का मतलब एक्स्ट्रा, समझ आई? तो कौन से वाले में? जो मौखिक वाले में। अच्छा मान लीजिए मंत्री आपके सामने खड़ा है तो तुम मौखिक वाले से प्रश्न पूछ लोगे कि नहीं? लेकिन ऐसा अतारांकित वाले में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि लिखित में भाई साहब उसने जो आंसर दे दिया वो दूसरा प्रश्न हो जाएगा ना, प्रश्न तो दूसरा हो गया, तो लॉजिक लगाओ। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति किसमें नहीं है? आपके अतारांकित वाले में नहीं है। सर चलते हैं सर अल्प सूचना वाला, ये तीसरा प्रकार का क्वेश्चन कैसा है? शॉर्ट नोटिस वाला। अब ये क्या होगा? मौखिक दिया जाता है शॉर्ट नोटिस वाला, इसमें अनुमति इसमें भी होती है, मौखिक वाले में तो अनुमति रहेगी। और ये कैसा है सर? आपका लोक महत्व का तात्कालिक विषय का, मान लीजिए आक्रमण हो जाए सर, या कोई बहुत सारा ऐसा मसला हो जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे प्रश्न को अल्प सूचना वाला बोलते हैं, शॉर्ट नोटिस में। और मौखिक देने आते हैं, इनमें भी जो मौखिक वाले हैं उनमें तो सर आपकी अनुमति रहती है, सप्लीमेंट्री वाली। लिखित में कहां से हो जाएगी सर? और लिखित में यदि प्रश्न पूछ रहे हो तो वो प्रश्न तो दूसरा हो गया ना, तुमने लिखित में कोई क्वेश्चन भेजा,
तो वो पुराना क्वेश्चन कहाँ रहा, वो क्वेश्चन अलग था, ये अलग क्वेश्चन है, तो उसमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, निजी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक है, अब चौथा एक प्रश्न होता है, कौन सा वाला, ये तो कौन देगा सर, आपका सरकारी व्यक्ति। ये प्रश्न आपके 4 प्रकार के होते हैं, प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के कौन है, जो आपके सरकारी व्यक्ति देता है। सरकारी का मतलब क्या है, कोई मंत्री होगा, मंत्रिपरिषद का होगा। अच्छा, ये सर निजी सदस्य कौन सा होता है, निजी आप लोग होते हो, कोई और होता है सर, वो एमपी ही होता है, बट वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होता है। अच्छा, ये क्या केवल पक्ष का होगा कि विपक्ष का होगा, ये कहीं से भी हो सकता है, बस क्या है कि ये आपका मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है। बट इससे प्रश्न क्यों पूछ रहे भैया, क्यों पूछ रहे फालतू में, इसने कोई बिल बनाया है, मान लीजिए किसी एमपी को मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको काम दे दिया तो तुम इसको बिल को बनाओ, बिल का मसौदा तैयार किया, जब बिल बना रहे हो तो तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा, अच्छा तुमने ये क्यों रखा, तो इसीलिए क्या है, प्राइवेट व्यक्ति। प्राइवेट व्यक्ति का मतलब क्या है यहाँ पे, प्राइवेट ये ऑटो रिक्शा ये वाला नहीं, कौन सा वाला, वो है एमपी, लेकिन वो मंत्री नहीं है कोई। क्लियर बात समझ आई, मंत्री का मतलब क्या, सरकार है, इसलिए उसको सरकारी व्यक्ति बोल देते हैं। निजी का मतलब है तो एमपी, चाहे बीजेपी से सही, उससे कोई फर्क नहीं है किस पक्ष से, पर वो मंत्री नहीं है। प्राइवेट व्यक्ति का मतलब समझा पाया, निजी व्यक्ति का मतलब समझा पाया। निजी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न, बिल संकल्प हेतु उत्तरदायी है। ऐसा व्यक्ति जिसने या तो कोई संकल्प बनाया है, कोई बिल बनाया है, उसके लिए आंसरेबल है, तब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 प्रकार के प्रश्न पूछ लिए। शून्यकाल के बारे में बात करें, 0 आर के मामले में, तो सर इसको हमने कहां से लिया है, कहीं से नहीं लिया है, ये हमने खुद अपने आप ही बनाया है। 1962 में अनौपचारिक रूप से आपका ये आ गया था, ये शुरू हो गया था। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडिया की खुद की इन्वेंशन है ये, इंडिया का। ये बात करेंगे कौन किसकी बात कर रहा हूं, शून्यकाल की। शून्यकाल भारत में खुद ही इजाद किया गया था। शून्यकाल वो है जो 12 बजे से शुरू होता है, ठीक है, 12 बजे से शुरू होता है। अरे 11 से 12 क्या है आपका प्रश्नकाल, उसके तुरंत बाद ही शुरू होता है शून्यकाल। अच्छा, ये टाइम पूछ लेता है, शून्यकाल शुरू होता है 12 बजे के बाद, सही है ना, 12 से पहले क्या है, प्रश्नकाल है। अच्छा, ये वही काल है जब एमपी वगैरह क्या करते हैं, कुर्सी कुर्सी जूते उते मारते हैं ना, इसी काल में मारते हैं। पूछो क्यों शून्यकाल क्यों बोला जाता है इसको। अच्छा, टाइम है ना 1-2 घंटे, 1 आधा घंटा तो है ही है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको शून्यकाल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भले ही आपने कुछ भी कहा इसमें, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इसलिए इसको शून्यकाल बोला जाता है। शून्यकाल कहने का मतलब क्या है, बाकी प्रश्नकाल में जो भी आप बोल रहे हो, पक्ष ने ये बोला, विपक्ष ने ये बोला, सब टाइपिंग कर रहे हो, लिख रहे हैं, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है, अपने गाली दी वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। कई बार जो अध्यक्ष है वो कहते हैं चलो इसको कार्यवाही से हटा देना, ठीक है, ये गलत बात है, वो हटवा देते हैं, वो बात अलग है, ठीक है, कुछ चीजों को। अदरवाइज आप जो बोल रहे हो वो सब रिकॉर्ड होता है, बाद में जाके बोला जाएगा ये बिल बन रहा था तब इन्होंने ये बोला था, इन्होंने ये बोला था। जब आप लॉ की तैयारी करते हो तब पढ़ा जाता है, हालांकि जरूरत नहीं होती, ठीक है, समझाई। क्योंकि जब हमारी संविधान सभा में जो भी डिस्कशन हुए थे, जो भी बातें हुई थी, सबकी रिकॉर्डिंग है आज भी। इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला, इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला, इनको बोलते हैं मिनट्स। किसी मीटिंग में कही जाने वाली जो बातें होती हैं लाइन बाय लाइन, उनको मिनट्स बोला जाता है, ठीक है। चलो यहां में समझा पाया। तो बात कहां चल रही थी सर आपकी, पॉइंट कहां था, शून्यकाल की बात कर रहा था, ठीक है। शून्यकाल के बाद में ये आ जाता है सर, आप कौन सा लास्ट वाला है, प्रस्ताव और संकल्प वाला। अब प्रस्ताव रखे जाएंगे, आप वोटिंग होगी सर, ये लास्ट खत्म हो रहा है। सुनो अब क्या है सर आपका प्रस्ताव को मोशन कहते हैं, संकल्प को रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण प्रस्ताव होता है तब इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, ये जो मोशन है किन के द्वारा लाया जाता है, मंत्री के द्वारा लाया जाएगा 7 दिन के नोटिस पे। 7 दिन पहले मंत्री नोटिस दे देंगे, लो पढ़ लो, जिनको पढ़ना है बुला सकते हैं। लेकिन कोई निजी व्यक्ति लाना चाहे तो, निजी व्यक्ति बोले तो मंत्रिपरिषद का ऐसा नहीं है, सरकारी बिल नहीं है वो, सरकारी मोशन नहीं है वो, कैसा है, प्राइवेट वाला है। प्राइवेट वाले बोले तो आप नहीं, कौन होगा, कोई एमपी होगा, बस क्या है, मंत्री नहीं है, वो लाएगा, तब इसको क्या बोलते हैं, गैर सरकारी विधेयक। अरे जो मंत्री है तो वो सरकारी है ना, इसलिए जितने विधेयक मंत्री के द्वारा लाए जाते हैं या मोशन लाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं आपके सरकारी। गैर सरकारी कौन से हो गए, निजी व्यक्ति द्वारा लाए जाने वाले। इसके लिए नोटिस कितने दिन का देना पड़ेगा, 1 महीने का या फिर 30 दिन का। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हम ला रहे हैं, साल आए। अच्छा, मंत्री है तो 7 दिन में, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते में ला सकते हो, लेकिन इनके लिए 4 हफ्ते का टाइम लगो, कितना, 1 महीना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, कब आएगा सर, एक परंपरा है कि हर फ्राइडे को ही आएगा, बीच में कहीं नहीं आएगा, फ्राइडे को ही लाया जाता है, निजी प्रस्ताव आता है, निजी सदस्य के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, जो प्राइवेट बिल है, ठीक है। अच्छा, 1971 के बाद में ये पारित नहीं हुए, सरकारें इतनी खुशट होती जा रही हैं, तो जो मंत्री लाते हैं वही बिल बहुत दिनों में पारित हो पाते हैं, कार्रवाई नहीं चलती, पहले तो जूता मारा उनकी ओले, पता नहीं चलता यार काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट बिल की तो बात 1971 के बाद में कोई प्राइवेट बिल आ ही नहीं पाया, तब तक तो आते थे थोड़ी बहुत, अब नहीं आए। चलो यहां तक बात होगी, आगे चलते हैं सर। अब ये प्रस्ताव कितने प्रकार के हो सकते हैं, पहला है सर कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव, ये खतरनाक वाला है। ये कब, जब ये एमपी चुन के जा रहे हैं ना, मान लीजिए किसी दल ने बहुमत हासिल किया, भले कितना भी बहुमत सही, लेकिन क्या होगा सर, आपके 1 महीने के अंदर फ्लोर टेस्ट होगा कि कौन से मंत्री कहां, इनको मतलब क्या नाम है, एमपी इनको वोट दे भी रहे हैं नहीं दे रहे हैं, फ्लोर टेस्ट तब ये आता है। और इसमें हारेगी सरकार तो गई, तुम्हारी सरकार नहीं बोलेगी। दूसरा निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है किसी सरकार के खिलाफ, ठीक है, इनको बाद में बात करेंगे। विशेषाधिकार प्रिविलेज मोशन होता है, ये हो गया 4। 5वां होगा ध्यानाकर्षण, कॉलिंग अटेंशन मोशन,
मान लीजिए कहीं अटैक हो गया, कोई मसला हो गया, तो ये कॉलिंग मोशन लाया जाएगा, सरकार का ध्यान किधर है, ये हो रहा है हमारे देश में, ये हो रहा है। ऐसे मोशन को, प्रस्ताव को क्या बोलेंगे आपका, इसको बोलेंगे ध्यान आकर्षण, ध्यान को आकर्षित करने वाला। पांचवा हो गया सर स्थगन वाला, स्थगन प्रस्ताव एडजमेंट वाला, उसके लिए कितने होने चाहिए सर, कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तब स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। और लास्ट में है सर आपका 6वें नंबर का धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है। ये कब रहता है सर, आपका बजट के बाद में रहता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में रहता है। जब पहला सत्र शुरू होता है, राष्ट्रपति का जो मान लीजिए बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो राष्ट्रपति अभिभाषण देने आते हैं, मेरी सरकार ने ये पिछली साल किया, ये करेगी, ये सारी बातें। और इसको कौन तैयार करता है, मंत्रिपरिषद ही तैयार करती है, मंत्रिमंडल तैयार करता है कि नहीं। जब इसको मंत्रिपरिषद तैयार करती है, भावी योजना कार्यों के निष्पादन के बारे में बात करते हैं ये, ठीक है, ये अभिभाषण होता है, तो ध्यान रखना। और फिर उसके बाद में जैसे ही राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, इस पर होती है वोटिंग, और वोटिंग में यदि क्या होगा, धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा कि सरकार बहुमत में नहीं है। तुरंत ही विपक्षी पार्टी क्या करेंगे, मौका पा करके दूसरा चीजें ले आएंगे, कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन ले आएंगे। और यदि इसमें हार गई सरकार तो क्या हो जाएगा, वैसे तो इसमें हारना छोड़ो, इसमें ही यदि ये सरकार क्या है, इसमें ये पास नहीं हो पाता है, तो सरकार गिर जाती है। तो ये हमने सारी बातें करी संसद के मसले को लेकर के, बहुत डीप बातें करी थी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहेगा, ख्याल रखिएगा। बहुत डीप जाने की कोशिश करी थी, समझाने की कोशिश करी थी। किताबें पढ़ोगे, कोई सी भी किताब उठा लेना, एम लक्ष्मीकांत हो, चाहे आपकी डी बसु हो, चाहे आपकी कौन सी हो, सुभाष कश्यप साहब की जो संसद वाली है, उनमें से भी सारी बारीकियां आपको बताने की कोशिश करी, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, बस पढ़ते रहिएगा, खुश रहेगा, ख्याल रखिएगा।